ये जो इलाका है भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका, ये इलाका हाल के दिनों में और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब इसी बीच देखने को मिला है कि एक एयर स्ट्राइक हुआ है और इस एयर स्ट्राइक में भारत के एक बड़े दुश्मन की मौत हो गई है। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि ये एयर स्ट्राइक किया किसने, क्योंकि एयर स्ट्राइक काफी एडवांस था। जानेंगे आखिरकार म्यांमार में क्या हुआ है और वहीं इसका आरोप भारत के ऊपर क्यों लग रहा है। इन सब के बीच में म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर बात करें साल 2021 से लेकर अब तक म्यांमार गृह युद्ध के बीच में झूल रहा है। म्यांमार में गृह युद्ध और सेना का शासन काफी स्थिति अस्थिर बनी हुई है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं, कुछ न कुछ इस तरह की घटना हो रही है। जैसे कि कहा गया कि 6 से 7 अक्टूबर को चांग यू टाउनशिप में एक शांतिपूर्ण मोमबत्ती जुलूस चल रहा था। इस दौरान सैन्य पैरामोटर से 2 बम गिराए गए, जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए। अब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि चीन राज्य में स्कूल पर हवाई हमला हुआ और इसके लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। चीनलैंड की डिफेंस फोर्स ने इसकी कड़ी निंदा भी की कि ये जो हुआ है ये बेहद गलत हुआ है। इसके अलावा भी कई तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। दरअसल हो क्या रहा है, जुंटा यानी कि म्यांमार की सैन्य सरकार और कई विरोधी गुट बार बार आपस में भिड़ रहे हैं और अब बात हो रही है चुनाव की। अब इस चुनाव में जुंटा प्रमुख का कहना है कि चुनाव तो हम करवाने को तैयार और दिसंबर में चुनाव होगा, लेकिन गृह युद्ध चल रहा है, इसलिए मात्र 145 टाउनशिप्स में ही हम वोटर लिस्ट तैयार कर सके हैं। अब कितने टाउनशिप हैं? टाउनशिप है कुल 330, जिसमें मात्र 145 में वोटर लिस्ट तैयार हुआ है। विपक्षी दल बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो फर्जी चुनाव है, ये जानबूझकर अपने आप को जिताने वाली बात होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वहीं यूरोपीय संघ का कहना है कि नहीं, हम इन चुनावों में अपने पर्यवेक्षक नहीं भेजेंगे, क्योंकि न तो ये स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष है। यूरोपीय यूनियन ने आसियान देशों को भी कहा है कि आप जुंटा सरकार पर दबाव बढ़ाइए। अब इस बीच न म्यांमार कई तरह के गलत गतिविधियों का केंद्र भी बनता जा रहा है, जैसे साइबर क्राइम सेंटर बन रहा है। इसके अलावे विद्रोही गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। कई जगहों पर विद्रोही कब्जा कर रहे हैं, कई जगहों पर सरकार कब्जा कर रही है। और ऊपर से भूकंप, मार्च 2025 में 7.7 तीव्रता का भूकंप और इसके अलावे हवाई हमले, कुल मिलाकर कहें तो म्यांमार को बर्बाद करने के लिए हर जो चीज चाहिए वो सारा चीज यहाँ पर मौजूद है। बीजिंग विद्रोहियों पर दबाव डाल रहा है कि वे हथियार सप्लाई बंद करे, जिससे जनता को फायदा हो रहा है। रूस चीन से मिली नई तकनीक जनता के लिए स्थिति को मजबूत कर रही है। दरअसल चाइना को लेकर कहा जाता है कि चाइना दोनों तरफ गेम खेल रहा है, इधर भी और उधर भी। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये इस वक्त बहुत संवेदनशील हो गया है और इस पर चाइना और पाकिस्तान दोनों की नजर है। पिछले कुछ महीनों में भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी घटनाओं को बढ़ाने की भी कोशिश की गई। 17 अक्टूबर को असम राइफल्स के कैंप पर उल्फा 1 और NSCN-KY के संदिग्ध उग्रवादियों ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के हाटमान गांव के पास हमला किया था और इस हमले के बाद सीमा इलाकों में काफी ज्यादा अलर्ट बढ़ती जा रही थी। भारत और म्यांमार सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों के बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। 20 अक्टूबर की रात म्यांमार के अंदर स्थित नगा उग्रवादी संगठन NCCN के ठिकानों पर एक भीषण ड्रोन हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन स्ट्राइक काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसमें एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ये हमला कहाँ हुआ है? म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में, जिसमें नगा विद्रोही समूह के सीनियर कमांडर और खुद को मेजर जनरल बताने वाले पी आंग माई की मौत की जानकारी सामने आ रही है। हाई प्रिसीजन गाइडेड ड्रोन से कई बम दागे गए हैं
जिससे कमांड पोस्ट और आसपास के आवासीय ढांचे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कहा जा रहा है कि आंग माई इस हमले में मारा गया हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। हमले के बाद से उसके कमांड यूनिट से संपर्क कथित तौर पर पूरी तरीके से टूट गया है। यह घटना कुछ महीने के भीतर दूसरी बड़ी ड्रोन स्ट्राइक मानी जा रही है। इससे पहले जुलाई 2025 में भारत म्यांमार सीमा पर इसी तरह के ड्रोन हमलों में उग्रवादी संगठन उल्फा आई और NCCN के यूंग यांग और आंग माई गुटों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। उस हमले में उल्फा 1 के 3 सीनियर लीडर, जिसमें नयन आशोम, ब्रिगेडियर गणेश आशोम और कर्नल प्रदीप आशोम शामिल थे, वो मारे गए थे। ऐसी आशंका है कि इन संगठनों को चीन से मदद मिलती है। उस हमले में NSCN के भी कई कमांडर ढेर हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐसे अभियान कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी और म्यांमार के प्रतिरोधी गुटों के बीच सीक्रेट कोऑर्डिनेशन के तहत किए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। स्क्रीन पर आप देखिए, जिसमें बहुत तरह के फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर देखने को मिल रहा है, जमीनी कार्रवाई के बजाय अब तरीका बदल गया है और अब ड्रोन से प्रिसीजन स्ट्राइक किए जा रहे हैं, जिससे आतंकी नेटवर्क बुरी तरीके से ढह रहा है। कई उग्रवादी संगठनों के बयानों में इसे कोऑर्डिनेटर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कहा गया है, लेकिन भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में वाख्तम बस्ती, होयात बस्ती, पांगशाऊ के आसपास स्थित मोबाइल कैंपों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इस क्षेत्र में भारत म्यांमार सीमा बहुत संवेदनशील है। पिछले कुछ सालों से ये क्षेत्र नगा और असम के उग्रवादी गुटों के लिए शरण स्थल बना हुआ है। भारत लंबे समय से म्यांमार की अंतरिम सरकार और स्थानीय मिलिशिया समूहों के साथ मिलकर इन कैंपों को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत म्यांमार सीमा पर उग्रवादी घटनाओं को बढ़ाने की कोशिश की गई। 17 अक्टूबर को असम राइफल्स के कैंप पर उल्फा 1 और NSCN के संदिग्ध उग्रवादियों ने अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के हाटमान गांव के पास हमला किया। इस हमले के बाद सीमा इलाकों में काफी सतर्कता भी बरती जा रही है। हालांकि आपको बता दूं, अभी भारत और म्यांमार के बीच में संबंध दो तरह के हैं। एक संबंध तो भारत कुछ विरोधी गुटों से भी बातचीत कर रहा है, जो रेयर अर्थ मटेरियल भारत को सप्लाई कर सके, जो महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां कब्जा हो चुका है उनका। वहीं दूसरी तरफ सरकार के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं, जहां सरकार के साथ भारत आर्थिक गतिविधियों में आगे बढ़ रहा है। जैसे एक नॉर्मली होता है, उस तरीके से भारत म्यांमार के साथ भी एक फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहा है। खैर, अब यहाँ पर इन समूहों के ऊपर चाहे जो भी कंट्रोल कर रहा हो या जो भी इस तरीके से हमले कर रहा हो, इसका असर भारत के ऊपर पड़ेगा। भारत के लिए ये एक तरीके से अच्छी बात है। भारत के आसपास में जितने विरोधी गुट कम रहेंगे, उतना ही भारत सुरक्षित रहेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।